कोई भी पायरेट एम्परर ऑफ द सी कब बनता है? ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन मरीन वाले आएंगे, तुमको मेडल पहनाएंगे, कहेंगे भाई तुम अब एम्परर ऑफ द सी हो, तुम हमसे मत लड़ना, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम दोनों का काम अच्छे से चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से कोई पायरेट होता है वो एम्परर ऑफ द सी बनता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे एम्परर के बारे में बताने वाला हूँ कि वो एम्परर ऑफ द सी बने कैसे, एंड भाई वो अब तक कैसे बने रहे, भाई उन्होंने ऐसी क्या चीजें की है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने बिलवेड व्हाइट बियर्ड के साथ। इसको रॉजर का राइवल कहा जाता था, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इसका लिटरली नाम है। मतलब ये बंदा एम्परर ऑफ द सी नहीं बनेगा तो कौन ही बनेगा। आपको पता है मरीन फोर में ये बंदा मरने की हालत में था, फिर भी उसने इतनी सारी तबाही मचाई, अकानु के सामने लड़ा, एडमिरल्स के साथ इतना सब लड़ा, उसको कितनी सारी बुलेट्स लगी थी, कैनन्स लगी थी, इतने सारे अटैक्स मरे थे, तब भी जब बंदा मरा तो सीधा खड़े होकर मरा, मतलब गिर नहीं रहा था। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम व्हाइट बियर्ड था वो काफी सारे मरीन्स के साथ लड़ा होगा, चाहे वो गार्प हो या फिर सेनगोकू हो। इसके साथ इसको कहा जाता था कि भाई ये बंदा ही रॉजर के बाद वन पीस क्लेम करेगा, लेकिन अपना बंदा फैमिली मैन था, उसको ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके साथ इसने काफी सारे टेरिटरीज को क्लेम किया, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट किया। बंदे ने काफी सारे अच्छे काम भी किए, इसकी बहुत सारा नाम है। अगर ये बंदा एम्परर नहीं बनता तो कौन ही बनता। एंड ऐसे ही अपने व्हाइट बियर्ड भाई एम्परर ऑफ द सी बने। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी बिग मॉम की। बिग मॉम अगर हम बाकी सारे एम्परर्स के साथ कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही तो वो एम्परर ऑफ द सी नहीं रहे होंगे। ओनली फीमेल पायरेट टू बी द एम्परर ऑफ द सी। बेसिकली जब गॉड्स वाले इंसिडेंट हुआ, रॉक्स पायरेट वाले डिसबैंड हो गए, उसके बाद बिग मॉम ने भी अपना अपना क्रू बना लिया। एंड क्रू से ज्यादा हम कह सकते हैं कि उसने बहुत सारी शादियां की, बच्चे पैदा किए, भाई अपनी ही बड़ी फैमिली बना दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिग मॉम बस अपनी फैमिली की वजह से ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने पहले टोटोलैंड का कंट्रोल सीज किया, एक बहुत बड़ा एरिया उसने अपने कंट्रोल में लिया, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे पैदा किए। इसके साथ वो काफी सारे मरीन्स के साथ लड़ी हुई है। उसका नाम जाता है कि उसने काइडो के साथ पास में काफी सारी फाइट्स की हुई है। एंड भाई तुम्हें पता है वो अभी भी जिंदा है, काइडो भी अभी जिंदा है, तो तुम कह सकते हो कि उन दोनों का पावर लेवल काफी ज्यादा इक्वल है। मतलब वो इतनी ज्यादा वीक नहीं है जितना हमें एनीमे में या फिर लोग इसको दिखाते हैं। एंड इसकी वजह से ही बिग मॉम को एम्परर ऑफ द सी का टाइटल दिया गया। एंड आप कह भी सकते हो कि भाई दूसरे पायरेट्स जो उस टाइम पे थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे नहीं थे। थर्ड हम बात करते हैं काइडो की। तो सिमिलर टू बिग मॉम जब गॉड्स वाले इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद काइडो ने अपना खुद का क्रू बनाना स्टार्ट किया। अभी इससे पहले भी आपको पता है जब हमने काइडो की बैक स्टोरी देखी थी, उसकी पास्ट हिस्ट्री रही है मरीन के साथ। जब यहाँ पे वो मरीन को कैप्चर तो हो जाता था, मरीन उसको कैप्चर तो कर लेते थे, लेकिन बंदा ऐसे ही छूट जाता था, तो उसका वैसे ही नाम पड़ चुका था कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। एंड इसकी वजह से उसका जो नाम था वो उसको काफी ज्यादा काम आया। एंड भाई काइडो ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी की, जो की थी वो डायरेक्ट गया वानो के ऊपर, एंड भाई उसका कंट्रोल ले लिया। आपको पता है वानो को कहा जाता था द कंट्री ऑफ समुराइज, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हमने देखा भी है जैसे कि र्यूमा रह चुका है वानो कंट्री से, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा कहा जाता है कि वो जॉय बॉय के क्रू में था, एंड उसने ईमू को भी लड़ा हुआ है, गोरोसे के साथ भी उसको लड़ा हुआ है। उसके बाद आपने ओडेन का नाम भी सुना होगा, जो रोजर के साथ भी था, व्हाइट बियर्ड के साथ भी था। एंड काइडो ने ओडेन को भी हरा दिया। अभी हाँ कोई लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो फेयर फाइट नहीं थी, ओडेन एक्चुअली में जीत जाता, लेकिन ट्रूथ तो यही है कि काइडो सर्वाइव्ड, ही वॉन। एंड इसकी वजह से उसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके अलावा आपको पता है बीस्ट पायरेट्स की जो क्रू है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, उसने 2 फ्लेमिंगो के साथ टीम अप किया, फिर सीजर क्लाउन वाला चीजें आई। उनकी जो क्रू है उसमें कितने सारे डेविल फ्रूट यूजर है, जिसकी वजह से उनका क्रू वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड काइडो भाई ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसके साथ अगर तुम उसकी पास की बात करो तो काइडो ने बिग मॉम के साथ लड़ा हुआ है। अभी हाँ ये दोनों एक दूसरे को ड्रॉ के मामले में ही तुम कह सकते हो, लेकिन हाँ ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसके मामले में। उसके साथ आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मरीन्स ने इसको बहुत बार कैप्चर किया। थोड़े टाइम बाद उसको वो कैप्चर तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली उसने काफी सारे मरीन वालों को भी हराया। एंड उसकी जो ये सारे नाम हो भाई, उसने वानो को कैप्चर कर दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर उसका नाम है। इसकी वजह से उसको एम्परर ऑफ द सी का खिताब मिला। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड कैरेक्टर ऑफ द सीरीज शैंक्स के बारे में। अभी शैंक्स का जो पास्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्पॉइलर अलर्ट में पहले ही दे देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि शैंक्स को गॉड वैली इंसिडेंट जब हुआ तब रॉजर को शैंक्स मिला था। एंड वो भाई डिसेंडेंट है फिगरलैंड फैमिली का, जो कि होली नाइट्स है, बेसिकली ईमू गोरोसे के साथ कनेक्टेड है। हमें रिसेंटली उसका ट्विन ब्रदर भी देखने को मिला था, फिगरलैंड शैमरो। तो भाई उसकी जो फैमिली है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को आइडिया तो होगा कि यही बंदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ रॉजर ने उसको ट्रेन भी किया, तो भाई शैंक्स की जो पावर लेवल थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई थी। अभी ये बात करें कि शैंक्स एम्परर ऑफ द सी बना कैसे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो 6 साल पहले बना था। एंड हमें मांगा में देखने को मिला था एक नया कैरेक्टर लोकी, जो कि है प्रिंस ऑफ एल्बाफ, एंड उसको कैप्चर किया था शैंक्स ने 6 साल पहले। लोकी की बाउंटी है 2.6 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा हाई है। एंड ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि शैंक्स ने उसको कैप्चर किया तो उसकी वजह से ही उसको एम्परर ऑफ द सी का खिताब मिला था। ये चीज अकेली नहीं है, उसके साथ आपको पता है शैंक्स एंड मिहॉक की बहुत ज्यादा बार फाइट होकर रखी है। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो हर बार ड्रॉ में एंड करते थे। एंड भाई आपको पता है मिहॉक को स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, अभी उसका खिताब ये है। एंड अगर शैंक्स उसके साथ लड़ सकता है 1-on-1
एक हाथ कटने के बावजूद, तो ऑब्वियसली बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ आपको पता है शेंक्स ने काफ़ी बार मरीन्स को भी अटैक किया है। ऐसे उसने गम गम नो मी या फिर तुम हितो हितो नो मी मॉडल नीका वाला फ्रूट उसने चुराया भी था। इसके ऊपर एक अलग थियरी है कि ऐसा कहा जाता है कि शेंक्स को एक्चुअली में पता था कि ये फ्रूट गम गम नो मी नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में हम एक बात नहीं करेंगे। तो शेंक्स की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। उसके साथ उसका जो टेरिटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसने काफ़ी सारे आइलैंड्स को सेव करके भी रखा है। उसके बाद अगर तुम एल्बाफ आइलैंड की भी बात करो जहाँ पे शेंक्स बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने जायंट्स के साथ, तो भाई एल्बाफ वाले को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट तो है नहीं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइलैंड है। जब शेंक्स जैसे कैरेक्टर मतलब शेंक्स जैसा बंदा उधर जा सकता है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो जरूर होगा। उसी के साथ साथ अगर तुम अदर क्रूज के साथ कंपेयर करो तो उसका क्रू इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब 10 बंदे के साथ क्रू है, लेकिन फिर भी वो भाई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने बड़े लेवल पे ऊपर है। तो शेंक्स की जितनी बात करें उतनी कम है। सो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद आता है अपना ब्लैक बियर्ड भाई। अभी ब्लैक बियर्ड भाई मैं नहीं कहना चाहता था, गलती से निकल गया। ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड को मार दिया, उसका फ्रूट स्टील कर दिया। मरीन फोर्ड में सबने उसको बता दिया कि भाई मेरी पावर देख लो, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड इसकी वजह से लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था कि भाई ये बंदा तो पंगे लेने वाला नहीं है। इसके अलावा आयोकी जी उसकी क्रू में चला गया, उसने इंपेल डाउन के इतने ज़्यादा जो हीनियस क्रिमिनल थे उसको अपनी क्रू में रख लिया। एंड व्हाइट बियर्ड की जो टेरिटरी थी उसने उसको कंट्रोल में ले लिया। जो व्हाइट बियर्ड का रेस्ट ऑफ द क्रू था, मतलब मार्को वगैरह उनके जो थे, उनको हरा दिया। एंड भाई जो व्हाइट बियर्ड की पूरी टेरिटरी थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। यही चीज़ें नहीं था तो उसने पायरेट आइलैंड था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, इतनी बड़ी आर्मी बना दी। एंड भाई इतने अच्छे उसने सब ऑर्डिनेट भी ले लिए। हाँ हमें वो पसंद नहीं है कैरेक्टर, लेकिन भाई अच्छी बात तो अच्छी बात कहनी पड़ेगी। एंड इसलिए अपने ब्लैक बियर्ड भाई टाइम स्किप के बाद, मतलब टाइम स्किप के दौरान अपने एम्परर ऑफ द सी बन गए। उसके बाद अपने 2 कैरेक्टर बचते हैं। 6th कैरेक्टर यस लूफी भाई। अभी लूफी का तो ऑब्वियसली हमने एनीमे देखा है, जब उसने काइडो को डिफीट किया। उससे पहले बिग मॉम के साथ जब वो लड़ा था सांजी को बचाने के लिए, तब से उसको 5th एम्परर ऑफ द सी कहा जा रहा था। एंड जब फाइनली उसने काइडो एंड बिग मॉम को अपने क्रू के साथ डिफीट किया, तब उसको 4th एम्परर ऑफ द सी का किताब मिल गया। एंड अभी हमारा एक बंदा ही रहता है जो कि है हमारे बगी डी क्लाउन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। मुझे लगता है एंड में बगी ही शायद से इमू को हराएगा, और कोई बंदा लगता नहीं है। लेकिन अगर सीरियसली बात करें तो आपको पता है बगी का नाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मरीन फोर्ड आर्क के बाद। लोगों को पता चला कि ये रॉजर के क्रू में था। एंड भाई नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप था, एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन लोगों को लगने लगा भाई ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से लोग उसको एक्चुअली में फॉलो करने लगे। एंड उसके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वो वॉर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द सी बना। एंड जब वॉर्ल्ड लॉर्ड ऑफ सी अबॉलिश हो गया, मतलब वो वाली सिस्टम, एंड जब लोगों को पता चला, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मिहॉक एंड क्रोकोडाइल उसके सामने है, तो भाई लोगों को लगने लगा कि भाई मिहॉक एंड क्रोकोडाइल जैसे स्ट्रॉन्ग पायरेट इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो भाई बगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इसकी वजह से अपने बगी को एम्परर ऑफ द सी का खिताब मिल गया था, जो कि एक्चुअली में डिजर्विंग नहीं है, उसको हमें पता है। लेकिन भाई ओडा सेंसे काइंड ऑफ फनी चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ। लेकिन हाँ बगी डी क्लाउन अगर तुम इसके एम्परर की क्रू देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। तो यस ही इज़ काइंड ऑफ डिजर्विंग, अगर एक्चुअली में मिहॉक एंड क्रोकोडाइल उसके अंडर होते तो।